बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिद नाम के थे, वरना मेरे शौहर के इश्क फसाने जुबान ज़द-ए-आम थे। ये सारे किस्से शादी से पहले के थे, लिहाजा जब उनसे जीवन का बंधन बंध गया, मैंने उनका माजी फरामोश कर दिया और उन्होंने भी वादा किया कि आइंदा वो हमेशा मेरे वफादार रहेंगे। जाहिद मनचले दिल फेंक तो सारे खानदान में मशहूर थे। हमारे भाई भी अम्मी से कुछ खदशात का इजहार करते रहे थे, लेकिन वालिदा को अपना ये भांजा इस कदर प्यारा था कि सभी को झुठलाकर उन्होंने मेरी शादी उनसे कर दी। बचपन से खाला ने अम्मी से मुझे मांग लिया था, गोया मैं जाहिद की ठीकरे की मांग थी। भला ये रिश्ता कैसे छोड़ देते। तभी दादी और फूफी की हजार मुखालफत के बावजूद मैं खाला की बहू बन गई। शादी से कबल बहुत कुछ जाहिद के बारे में सुन रखा था। तभी पहले दिन वादा लिया कि अब अगर आपने किसी से दिल लगी का खेल रचाया और मुझे खबर हो गई तो एक दिन इस घर में ना रहूंगी और हमेशा के लिए मैके चली जाऊंगी। उन्होंने कसम उठाई कि अब पाया इस्तकलाल में लग़ज़िश ना होगी। तुम ही मेरे घर की मालिका और दिल की रानी रहोगी। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे बाद किसी की चाह है और ना रहेगी। मैंने यकीन कर लिया कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। यकीन ना हो तो इंसान इस दुनिया में एक पल खुशी से सांस नहीं ले सकता। घर वालों की खुशियां अजीज थीं। अपने खामिंद को मजाजी खुदा समझकर हर कदम उनके साथ ताउन की ठान ली, ताकि हम पुरसुकून जिंदगी बसर कर सकें और आइंदा और ज्यादा खुशहाल होकर मुआशरे में मकाम बना सकें। खालूजान कपड़े का बिजनेस करते थे, वो बीमार हो गए तो घर बैठ रहे। दुकान मेरे खामिद को सौंप दी। जाहिद पहले कुछ लाउबाली सी जिंदगी गुजार रहे थे। वालिद की अलालत से दुगना बोझ उन पर आ पड़ा। वालिद के इलाज मुआवजे और देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं की थी और बिजनेस को भी संभालना था। परेशान और घबराए हुए रहने लगे। तब मैंने उन्हें हिम्मत दिलाई कि फिक्र ना करें, ये मुश्किल वक्त बीत जाएगा। बहरहाल मैं आपके साथ हूँ। जब खालूजान को अस्पताल ले जाना होता, डॉक्टर को दिखाना होता, तो अपने भाइयों में से किसी को बुलवा लिया करती थी, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी दुकान को दे सके, वरना तो मुआशी सूरत हाल दिगरगू होने से कारोबार का डिस्टर्ब होना लाजिम था। अल्लाह ताला को यही मंजूर था। खालूजान इस जहान फानी से रुखसत हो गए और तमाम तर जिम्मेदारियां जाहिद को उठानी पड़ गईं। वही अब कुनबे के कफील थे। शुरू में उनका दिल दुकान पर नहीं लगता था। रोज जबरदस्ती समझा बुझा कर वक्त पर उन्हें रवाना करती कि कारोबार से गफलत मसाइब को दावत देने का सबब ना बन जाए। जाहिद की फितरत सेमाब जैसी थी। एक जगह जमकर बैठने का हौसला न था। वो इस तरह बोर होते थे, थक जाते या फिर जहनी तौर पर डिस्टर्ब रहते, लेकिन गमे जिंदगी से ज्यादा उस वक्त गमे रोजगार लाहक था। खालूजान की बीमारी पर बेतहाशा रुपया लगा दिया था। जिंदगी बेवफा तो दौलत उससे बढ़कर बेवफा होती है। एक बार जमा जमाया कारोबार चौपट हो जाए, फिर से जमाने में उम्र लग जाती है। ये नुक्ता जाहिद ना समझ सके। रफ्ता रफ्ता दुकान बैठ गई और घर में रोजमर्रा खर्चे के लाले पड़ गए। तब खालूजान के देरीना दोस्तों से उधार लेकर दुकान में माल भरा और नए सिरे से कारोबार संभाला। मर्द में लाख अच्छाइयां हों, अगर वो दिल फेंक हो तो उसका कामयाब होना मुश्किल होता है। मैं दुकान पर तो उनकी निगरानी ना कर सकती थी, मगर कभी कभार किसी करीबी रिश्तेदार की जुबानी ये बात खाला को सुनने को मिल जाती थी कि तुम्हारे बेटे में ये बड़ी खामी है कि वो औरतों से जल्द मानूस हो जाते हैं। आजकल गाहक खवातीन को धड़ाधड़ उधार पर कपड़ा दे रहे हैं। अल्लाह खैर करे, दुकान खाली ना हो जाए। इस तरह तो कारोबार नहीं चला करते। और ये सब वो कुछ ऐसी वैसी खवातीन से दोस्ती बनाने के लिए करते हैं। इन बातों की सुनगुन मुझे भी हुई। कई बार इस्तफसार किया, हर बार कसम उठाई कि भाई किन की बातों पर गान धर दी हो। वो मेरे कारोबारी हरीफ हैं, तुम्हें और अम्मा को आकर बदगुमान करते हैं ताकि हमारे घर का सुकून खराब रहे और मैं यकसुई से काम ना कर सकूं। कारोबार में कभी कभार ग्राहकों को उधार भी देना पड़ता है। बिना एतबार किए बिजनेस में कामयाबी नहीं मिला करती। तुम इन रमूज को क्या समझो। आइंदा ऐसी बातों पर हरगिज कान मत धरना। साल भी ना गुजरा था कि दुकान बैठ गई, उसे बंद करना पड़ा। उन दिनों की परेशानी दीदनी थी। जब आदमी खसारा उठाता है वो परेशान तो होता है,
जाहिद की समझ में ना आता था कि अपने डीपू को कैसे संभालें। मैंने वालिद और भाइयों से बात की कि आप लोग कुछ सरमाए का बंदोबस्त कर दें, वरना हमारे घर की नैया चलने वाली नहीं, चूल्हा ठंडा ना हो जाए। जाहिद को कारोबार का ढंग आता नहीं है, सरमाया दिया तो वो डूब जाएगा, बेहतर है ये कहीं नौकरी कर ले। अपनों की तरफ से ऐसा मायूस कुन जवाब सुनकर मैं दिल गिरफ्ता मैके से बेनीलो मुराम लौट आई। उन्हीं दिनों जब वो अजहद माली परेशानी में घिरे थे, हमारे मोहल्ले में एक मालदार बेवा ने घर खरीद लिया। एक दिन वो हमसे मिलने आई तो अपना दुखड़ा ले बैठी। मरहूम शौहर काफी रुपया छोड़ कर गए थे। उनका सदर बाजार में कपड़े का बहुत बड़ा गोदाम था। वो थोक का कारोबार करते थे और दुकानदार उनसे लाटों और थानों में कपड़ा लिया करते थे। वफात के बाद उनका बिजनेस नहीं चला सकती थी। दोनों बच्चे भी कम सिन थे, लिहाजा गोदाम फरोख्त कर दिया और तमाम रुपया पैसा बैंक में जमा करा दिया। लेकिन रखा हुआ रुपया कम होते होते खर्च हो जाता है। कुछ मियाँ के दोस्तों का भी सहारा लिया था, उन्होंने मेरा सरमाया खा लिया और रफू चक्कर हो गए। अब कुछ रकम बची है, किसी दयानतदार आदमी की तलाश में हूँ जो ये रुपया अपने कारोबार में लगाकर माकूल मुनाफा देता रहे और मेरे घर का खर्चा चलता रहे, बच्चे तालीम मुकम्मल कर लें। हम तो इसी बाइस परेशान थे कि दुकान के लिए सरमाया दरकार था। मैंने जाहिद से तस्करा किया। वो बोले, पहले मुझे कारोबार का तजर्बा ना था, अब तजर्बा हो गया है, मगर सरमाया नहीं मिल रहा। इस बार अगर सरमाया मिल जाए तो ऐसा बिजनेस सेट करूंगा कि इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। तुम किसी तरह उस खातून को राजी कर लो, बात बन सकती है। जाहिद की यकीन दहानी पर मैंने उज़्मा बेगम से राह और रस्म बढ़ाई और जल्द उनका एतमाद हासिल कर लिया। वो जाहिद के बिजनेस में अपना सरमाया लगाने पर राजी हो गईं। कहा कि मुआहदा करते वक्त 2-3 मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन को गवाह बनाना होगा। ये कोई ऐसी दुश्वार शर्त ना थी। सभी मोहल्ले वाले खालू के परस्तार और जानने वाले थे। खाला की इस्तदा पर गवाह बन गए और मुआहदा तय पा गया। उज़्मा बेगम ने अपना सरमाया हमारे कारोबार में लगा दिया और तयशुदा मुनाफा मुआहदे की रूह से उनको मिलने लगा। अब कि वाकई जाहिद साहब का तजर्बे से काफी संभल चुके थे, लिहाजा कारोबार चल पड़ा। डीपू दोबारा माल से भर गया और खूब मुनाफा होने लगा। ये जाहिद का बिजनेस से इखलास था या बेवा के सरमाए की बरकत थी, बहरहाल मुनाफा जाहिद और उज़्मा बेगम में बराबर बड़ी दयानतदारी से तकसीम होने लगा। हम भी खुशहाल हो गए और बेवा खातून भी खुशहाल होने के साथ साथ पुरसुकून और मुत्तमईन हो गईं। जाहिद ने उज़्मा बेगम को मुंह बोली बहन बना लिया था। मैं भी उस खातून की बेहद कदरो इज्जत करने लगी थी। घर आती तो खातिर तवाज़ो करती जैसे कि वो मेरे मियाँ की सगी बहन हो। उज़्मा चौंके शरीके कारोबार थी, इसलिए उसका अक्सर हमारे घर आना जाना रहता था और वो जाहिद से काफी देर बातें किया करती थी। मैंने भी फराख दिली का सबूत दिया और कभी शको शुबे को दिल में जगह ना दी। उज़्मा बेगम का जाहिद के साथ बैठकर खाना पीना और बातचीत करना हमारे खानदान की करीबी रिश्तेदार खवातीन को बहुत खटकता था। वो एतराज करने लगी कि कारोबार अपनी जगह, मगर इस खातून का यूं जाहिद से मिलना जुलना हमको ठीक नहीं लगता। मुझे कहती कि तुम्हें जरा परवाह नहीं कि घंटों ड्राइंग रूम में बातों में मशगूल रहते हैं और तुम झांकती तक नहीं हो। वो कारोबार से मुतालिक बातें करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, उनका मसला मुश्तरिक है और मुझे कारोबारी बातों की क्या समझ। मैं क्यों उनके दरमियान बैठी रहूं और अपना वक्त जाया करूं। मुझे घर के दसियों और भी तो काम करने होते हैं। गर्ज मैं इस किस्म की बातों को संजीदगी से ना लेती थी। एक कान से सुनती, दूसरे से उड़ा देती थी। उज़्मा बेगम जब चाहती जाहिद से बातचीत कर लेती। ये भी कभी कभी जब कोई लेन देन का मसला होता उनके घर चले जाते थे। कभी वहां खाना भी खा लेते थे, लेकिन मुझे आकर बता देते कि मैं आज उज़्मा बहन के यहाँ गया था क्योंकि बिजनेस के बारे में कुछ मामलात बताने थे। उज़्मा बेगम अपनी बातचीत तौर तरीके से इंतहाई मुनासिब और शरीफुत्तबा खातून लगती थी, लिहाजा मुझे उन पर एतराज करना बनता ना था। वही तो बुरे वक्त में आड़े आई थी और फिर उनके हौसले की वजह से हमारे घर में खुशहाली आई थी, वरना आज हम कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो चुके होते। गुर्बत और दौलत बड़ी चीजें हैं, इनकी वजह से बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। बहरहाल जो बातें मेरी सास नंदों को नागवार गुजरती थीं, मैंने उनसे समझौता कर लिया था। हर छुट्टी के दिन उज़्मा बेगम आ जाती और मैं बिला तामुल उनके लिए दोपहर का खाना
خصوصی طور پر تیار کرتی۔ وہ شام تک بیٹھتی، شام کی چائے پر بھی خاصی تواضع کا اہتمام کرتی کہ ہماری بزنس پارٹنر تھیں، ان کے بغیر کاروبار کی ترقی ممکن نہ تھی۔ عظمیٰ بیگم جب بھی آتی اکیلی ہی آتی، کبھی اپنی بیٹی اور بیٹے کو ہمراہ نہ لاتی۔ ہم کہتے بھی تو جواب ملتا کہ انہوں نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، امتحان دے لیں تو ضرور لے آؤں گی۔ میں نے ان کی بیٹی کو صرف ایک بار دیکھا تھا۔ 17 برس تھی اور کالج میں سال دوئم کی طالبہ تھی۔ سیدھی سادی اور شریف سی لڑکی تھی، لباس میں بھی سادگی، چہرہ میک اپ سے آری۔ اسے پڑھنے کے علاوہ کسی بات سے علاقہ تھا اور نہ کوئی دوسرا شوق تھا۔ کالج سے گھر اور گھر سے کالج، وہ محلے میں بھی کسی کے گھر نہ جاتی تھی، نہ بلا ضرورت گھر سے نکلتی۔ گویا عظمیٰ نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ لڑکا بھی ایسا ہی تھا، انجینئرنگ کر رہا تھا، محلے کے لڑکوں سے ملتا جلتا نہ تھا، کالج کے بعد گھر پر ہی رہتا تھا۔ عظمیٰ کے بچوں کو اہل محلہ اچھی نظر سے دیکھتے تھے، اس کنبے کی تعریف کرتے۔ واقعی یہ شریف اور عزت دار خاندان تھا۔ بیوہ ہو کر بھی عظمیٰ نے اپنے کنبے کی ساکھ کو سنبھال کر رکھا ہوا۔ میری ایک نند کی شادی ہوئی، عظمیٰ شادی میں آئی، مگر ان کی بیٹی کسی فنکشن میں نہ آئی۔ انہوں نے بتایا زرعی کے پیپرز ہو رہے ہیں، تبھی نہیں آ سکی۔ اتفاق کہ بڑی بہن کی شادی کے فوراً بعد میری چھوٹی نند بیمار پڑ گئی، اسے ہاسپٹل داخل کرانا پڑا۔ خالہ بیٹی کے ہمراہ ہاسپٹل میں تھیں۔ یہ اتوار کا دن تھا، اس روز زاہد گھر پر تھے۔ میں نے کہا کہ فرحیہ کو دیکھنے جانا ہے، کچھ سوپ وغیرہ بھی لے جانا ہے۔ بولے چلو تم کو ہاسپٹل لیے چلتا ہوں، گھنٹہ بھر بعد لے کر آ جاؤں گا، تب تک تم فرحیہ کے پاس رہنا۔ مجھے بھی یہ مناسب لگا، تھوڑا سا وقت اپنی نند کی عیادت میں گزاروں اور خالہ اس دوران آرام کر لیں۔ زاہد مجھے ہاسپٹل چھوڑ کر آ گئے، کہا قریبی ایک دوست کا گھر ہے، اس سے بزنس سے متعلق کچھ کام ہے، ابھی واپس آتا ہوں۔ انہوں نے خالہ کو بھی ساتھ نہ دیا۔ کافی وقت بیت گیا، وہ نہ لوٹے۔ خالہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگیں بہو شام ہونے والی ہے، زاہد نے فون بھی نہیں کیا۔ تم ایسا کرو کہ رکشہ کر کے گھر چلی جاؤ اور اسے یہاں بھیج دو۔ زاہد نے ڈاکٹر سے فرحیہ کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، رپورٹس بھی اٹھانی ہے۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ زاہد کو گئے ہوئے 5 گھنٹے ہو گئے تھے، کیوں نہیں لوٹے؟ اللہ خیر کرے۔ دعائیں پڑھتی گھر پہنچی۔ بیرونی در کھلا ہوا تھا، برآمدے میں جوتے اتارے تاکہ کمرے کا قالین خراب نہ ہو۔ ننگے پاؤں چلتی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ زاہد کی کسی خاتون کے ساتھ باتیں کرنے کی آواز آئی، قدم ٹھٹک گئے۔ رک کر باتوں پر غور کرنے لگی۔ چھپ کر باتیں سننا بری بات ہے، لیکن بیویوں کی خصلت ہوتی ہے کہ شوہروں کی جاسوسی میں لگی رہتی ہیں۔ یہ جاسوسی کی عادت ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا انکشاف ہوتا ہے کہ پیروں تلے سے زمین جاتی ہے۔ مجھ پر بھی اس روز اس انکشاف سے قیامت گزر گئی۔ عظمیٰ بیگم اپنی بیٹی کی شادی زاہد سے کرنے کے لیے کچھ شرائط طے کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، دیکھو بیٹا زاہد، زرعی عمر میں تم سے کافی چھوٹی ہے، تمہارے اصرار پر اسے میں سوتن پر دینے چلی ہوں۔ اس کے مستقبل کے تحفظ کی ضمانت تم کو دینی ہی ہوگی۔ اس کے لیے علیحدہ مکان لوگے اور اس کے نام پر خریدو گے۔ وہ سوتن کے ساتھ نہیں رہے گی۔ بے شک تم اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو اور یہ تمہاری مجبوری بھی ہے، لیکن تمہاری شادی کو ابھی 5-6 برس ہی ہوئے ہیں۔ خدا چاہے تو اولاد ہو بھی سکتی ہے۔ دوسری شادی کے بعد اگر پہلی بیوی سے اولاد ہو گئی، تب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ تمہیں زرعی کے لیے کاروبار میں شراکت کا معاہدہ کرنا ہوگا، کیونکہ سرمایہ تو اس کے باپ کا ہی لگا ہوا ہے۔ میرا بیٹا بے شک انجینئرنگ کر رہا ہے، اگر اسے معقول ملازمت نہ ملی تو اس کے لیے بھی دکان میں ہی پارٹنرشپ کی جگہ نکالنی ہوگی۔ اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں، اب بس ہاں کہہ دیجئے۔ مجھے اولاد کی بہت چاہ ہے، اب نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ مزید دیر نہیں چاہتا۔ اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ یا اللہ، کیا سن رہی تھی؟ کیا واقعی مرد قابل اعتبار نہیں ہوتے، یا انسان ہی قابل اعتبار نہیں ہوتے؟ کبھی کوئی بھی کسی موڑ پر دھوکہ دے سکتا ہے، رستہ بدل سکتا ہے۔ زاہد نے مجھے کبھی بھی نہ کہا تھا کہ اولاد چاہیے۔ اگر ایسی کوئی آرزو دل میں چھپی تھی تو اپنی والدہ سے تو کبھی اظہار کیا ہوتا۔ دراصل ان کو اب ایک نو عمر نئی نویلی دلہن درکار تھی۔ دل پھینک صاحب کا نہ جانے کب سے عظمیٰ بیگم کے گھر آنا جانا لگا ہوا تھا اور ان کی صاحبزادی ان کے دل میں سما گئی تھی۔ سارا معاملہ ان کی شرافت کا اب سمجھ میں آ گیا تھا۔ سخت صدمے میں خالہ سے ذکر کیا۔
वो बोली, औलाद देने वाला खालिक है। तुम्हारे हर तरह के मेडिकल टेस्ट हो चुके हैं। डॉक्टरों ने कह दिया है कि तुम किसी भी वक्त साहबे औलाद हो सकती हो। अल्लाह ताला की रजा से हम और सब्र करेंगे। मैं जाहिद को तुम पर सौतन लाभ बिठाने की इजाजत हरगिज ना दूंगी। इस वाक़े को 2-4 रोज ही गुजरे थे कि मैं एक रोज बैठे बैठे बेहोश होकर गिर पड़ी। खाला फौरन ही मुझे हॉस्पिटल ले गईं। लेडी डॉक्टर ने खाला को खुशखबरी सुना दी कि ये उम्मीद से हैं, मुबारक हो। खाला की तो खुशी से बाछें खिल गईं। बेटे को खूब लताड़ा, तुम तो दूसरी शादी करने चले थे औलाद की खातिर, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि औलाद की खुशी भी हमारी नज्जों से ही दे दी है। अब दूसरी शादी का खन्नास दिमाग से निकाल दो, वरना मैं उन उज़्मा बेगम की ऐसी खबर लूंगी कि उम्र भर याद रखेंगी। उस रोज के बाद उज़्मा बेगम ने हमारे घर आना छोड़ दिया और अपनी बेटी की भी झटपट शादी रिश्तेदारों में कहीं कर दी। उन्होंने जाहिद मियाँ से जान छुड़वा ली। मैं और खाला आज तक उनके मशकूर हैं। अगर वो अपने इरादे से बाज ना आती तो आज मेरे पास नहीं, बल्कि जाहिद साहब दूसरी बेगम के पहलू में होते। इस वाक़े को 10 बरस बीत चुके हैं। मैं 2 बेटों और 1 बेटी की खुशी देख चुकी हूँ। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। मैंने भी एक दिल फेंक इंसान के साथ सब्र से निभाह किया और अपने घर की खुशियों को बिखरने नहीं दिया। बताती चलूं कि उज़्मा बेगम ने कुछ अरसे बाद जाहिद के साथ मुआहदा खत्म कर दिया था और अपना सरमाया वापस ले लिया था। तब तक अल्लाह ताला ने हमारे कारोबार में इतनी बरकत दे दी थी कि हम खातून का सरमाया वापस करने के काबिल हो चुके थे। ये भी सच है कि अल्लाह ताला जब अपनी मखलूक को इस दुनिया में भेजता है, साथ उनके नसीब का रिस्क भी उतारता है। मेरा यकीन इस बात पर भी है कि हमारे कारोबार में बरकत मेरे बच्चों के नसीब से भी हुई है कि उन्हें भी तो मेरे रब ने रिस्क अता की नज्जों से ही दे दी है। अब दूसरी शादी का खन्नास दिमाग से निकाल दो, वरना मैं उन उज़्मा बेगम की ऐसी खबर लूंगी कि उम्र करना है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।